नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले देख लेते हैं इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन रेल ब्रिज का किया शुभारंभ। कहा जीवन होगा आसान, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। पीएम ने रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में किया दर्शन पूजन। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के अंतिम दिन श्रीलंका को दिया बड़ा उपहार। राष्ट्रपति दिसानायके के साथ भारत की मदद से तैयार 2 रेल परियोजनाओं का किया उद्घाटन। भाजपा का स्थापना दिवस आज। पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ध्वजारोहण। कहा 14 से 25 अप्रैल तक मनाएंगे संविधान गौरव दिवस। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। जम्मू कश्मीर में भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है रामनवमी। अयोध्या में रामलला का हुआ सूर्य तिलक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के पावन अवसर पर तमिलनाडु के प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पीएम ने इस अवसर पर सभी के जीवन में नई चेतना, उत्साह और समृद्धि की कामना की। साथ ही भगवान राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश भी दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रामनवमी के पवित्र पावन अवसर पर पहुंचे थे रामेश्वरम और वहां पर उन्होंने ये पूजा अर्चना, ये दर्शन पूजन उन्होंने किया। ये अवसर बहुत ही विशेष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका से लौटने के बाद सीधे वहीं पर पहुंचे और ये दर्शन पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में आज के दिन किया। रामेश्वरम पवित्र जगह और आज पवित्र अवसर भी। इस पवित्र अवसर पर इस प्रसिद्ध मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दर्शन पूजन रामनवमी के अवसर पर। तो रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले नए पाम्बन रेल पुल का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर रिमोट से पाम्बन रेल पुल की शुरुआत की। यह पुल भारत के विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक है। इसे 700 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से बनाया गया है। इस पुल की लंबाई 2.08 किलोमीटर है। इसमें 99 स्पैन और 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है जो 17 मीटर की ऊंचाई तक उठ जाता है। इससे निर्बाध ट्रेन संचालन सुनिश्चित करते हुए जहाजों की भी सुचारू रूप से आवाजाही की सुविधा मिलती है। तो तकनीक का ये अपने आप में बेजोड़ उदाहरण है कि एक तरफ रेल मार्ग और जल मार्ग दोनों एक साथ इसमें चालू रह सकते हैं, क्योंकि यह जो पंबन रेल ब्रिज है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि ये जब पानी का जहाज वहां से गुजरना होता है तो यह ऊपर की तरफ उठ जाता है और आसानी से इससे जहाज निकल जाते हैं, यानी जल मार्ग बिल्कुल सुचारू रूप से चालू रहता है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के इस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज नए पांबन रेल पुल का उद्घाटन किया। नए पांबन रेल पुल को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। पूरे भारत के लिए एक गौरव का दिन। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये पंबन ब्रिज है, एक भारतीय इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण। और इससे बातचीत के लिए हमारे साथ हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सर। सर, पंबन ब्रिज क्या जरूरत क्या थी सर इसकी? पुराना ब्रिज तो हम देख ही रहे, और क्या इसमें चुनौती क्या रहा सर इसको बनाने? पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, समुद्र के अंदर बना हुआ। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रिज है, बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है ये। इसमें वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। पुराने टाइम में आप देखते हैं कि ब्रिजेस का बेसिकली इस तरह से कैंटिलीवर मूवमेंट होता था, यानी जैसे आप पुराना ये ब्रिज देखोगे, इसमें जैसे चेक गेट खुलता है, जैसे कोई फाटक खुलती है, उस तरह का था। और ये वर्टिकल लिफ्ट है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ब्रिज है। 2019 में इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। 2025 बीच में कोविड का भी समय रहा। अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर, 550 करोड़ रुपए लगे। क्या चुनौती रही सर, क्या चैलेंजेस इसके अंदर देखे? और मतलब इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग की बात करें तो किस तरीके से ये यूनिक है सर? समुद्र में पानी सॉल्टी होता है, खारा पानी होता है। खारे पानी का और स्टील का संबंध बड़ा गंदा होता है, बहुत मुश्किल होता है संबंध। खारे पानी में कैसे स्टील को मेंटेन करना, कैसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, कई तरह के इसमें उपाय किए गए हैं। जैसे ये जितना आप स्टील के मेंबर्स देख रहे हो, जितना आप स्टील का हिस्सा देखते हो, हर एक पे 3 लेवल की कोटिंग हुई है। 3 अलग अलग लेवल की कोटिंग हुई है, जिससे कि स्टील खराब ना हो। ये जो आप कंक्रीट का काम जितना भी देख रहे हो, इसके अंदर स्टेनलेस स्टील की अंदर जो रीइंफोर्समेंट रॉड जो लगती है, छड़ जो लगती है, वो रॉड रीइंफोर्समेंट की वो लगी है स्टेनलेस स्टील की। इस तरह से कई चैलेंजेस हैं, बनाने में भी मुश्किल आती है। समुद्र के अंदर करीब 100 फीट गहरी फाउंडेशन बनती है इसकी, तो ये कठिन काम है, लेकिन इसको अपने देश के इंजीनियर्स ने बहुत अच्छी तरह से बनाया है। दर्शन से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन अनिकेत के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, पंबन। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका दौरा आज संपन्न हो गया। यात्रा के अंतिम दिन पीएम मोदी ने अनुराधापुरा में जया श्री महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका दौरा वहां के बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक अनुराधापुरा में संपन्न हुआ। पीएम सुबह के वक्त जब वायुसेना एयरबेस पर पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ अनुराधापुरा में स्थित जया श्री महाबोधि मंदिर का दौरा किया। पीएम मोदी ने मंदिर के मुख्य पुजारी के साथ मिलकर नवनिर्मित मंदिर परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने प्रधानमंत्री मोदी के हाथ पर रक्षा सूत्र भी बांधा। प्रधानमंत्री ने आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर भी किए। ये मंदिर भारत और श्रीलंका के लिए आध्यात्मिक और सभ्यतागत रूप से बहुत महत्व रखता है। मंदिर में एक बोधि वृक्ष है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये सम्राट अशोक की बेटी थेरी संघमित्रा द्वारा भारत से लाए गए पौधे से पनपा था। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ महू ओमानथाई लाइन से उन्नत रेलवे ट्रैक और महू अनुराधापुरा रेलवे खंड के लिए नवनिर्मित सिग्नलिंग सिस्टम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं भारत की सहायता से विकसित की गई हैं, जो दोनों देशों के बीच मजबूत बुनियादी ढांचा साझेदारी को और गहरा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल समय आ गया एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में भारतीय जनता पार्टी आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि सत्ता पाने के लिए भाजपा ने कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। हम सत्ता को पाने के लिए हमने कोई समझौता किया, विचारधारा के साथ समझौता किया या विचारधारा को डाइल्यूट किया, ऐसा हमारी यात्रा में नहीं हुआ। ये अकेली पॉलिटिकल पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल वैचारिक अधिष्ठान पर अपने आप को अडिग रखा है और उसी पर ताकत के साथ आगे बढ़ती है। और भाजपा अध्यक्ष ने ट्रिपल तलाक बिल और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। नड्डा ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में 3 तलाक से मुक्ति मिली और उन्हें न्याय मिला। वक्फ की संपत्तियों का उपयोग अब गरीब मुसलमानों के लिए होगा। ट्रिपल तलाक, जहां एक तरफ राजीव गांधी के नेतृत्व में शाहबानू केस में वह मुस्लिम अपीजमेंट में झुक गई, घुटने टेक दिए, सुप्रीम कोर्ट बोलता रहा कि मुस्लिम बहनों को आजाद करो, हिम्मत किसी में नहीं आई, लेकिन आज लाखों बहनों को आजाद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। यह नियम से चलाओ और नियम से चलना ही पड़ेगा, इस बात को वक्फ बोर्ड ने कहा है। सारी प्रॉपर्टी और पावर और पैसा, ये सारा मुस्लिम भाइयों के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उनके रोजगार पर लगेगा, इस बात की चिंता होनी चाहिए। और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के महत्वपूर्ण योगदान को रखते हुए जेपी नड्डा ने 14 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक संविधान गौरव दिवस मनाने की भी बात कही। 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है। 14 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक 10 दिन तक हम सब लोग संविधान गौरव दिवस भी मनाएंगे। भारत के संविधान के बनाने में, ड्राफ्टिंग में जो कंट्रीब्यूशन है और उनका जो वैचारिक अधिष्ठान है, जिसको लेकर के लेटर और स्पिरिट में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और किस तरीके से कांग्रेस ने संविधान के मूल आत्मा को कुठाराघात करने का प्रयास किया, इसका पर्दाफाश करने का काम भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी, हमारे सभी मेहनती कार्यकर्ताओं को मेरी शुभकामनाएं। वो जमीन पर सक्रिय रूप से काम करते हैं और हमारे सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे इस बात पर गर्व है कि हमारे कार्यकर्ता देश के हर हिस्से में 24 घंटे काम कर रहे हैं और गरीबों, वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा और उत्साह वाकई प्रेरणादायी है। और अपने अन्य पोस्ट में पीएम ने लिखा, पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई। हम उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने पिछले कई दशकों में हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए खुद को समर्पित किया। यह महत्वपूर्ण दिन हमें भारत की प्रगति के लिए काम करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने की हमारी अद्वितीय प्रतिबद्धता को दोहराता है। पीएम मोदी ने भाजपा के सुशासन को लेकर पोस्ट लिखा कि भारत के लोग हमारी पार्टी के सुशासन एजेंडे को देख रहे हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में हमें मिले ऐतिहासिक जनादेश में भी परिलक्षित होता है। चाहे वह लोकसभा चुनाव हो, विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव हो या देश भर में विभिन्न स्थानीय निकाय चुनाव हो, हमारी सरकारें समाज की सेवा करना और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना जारी रखेंगी।
और उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ भारतीय जनसंघ के संस्थापकों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने राष्ट्र प्रथम के संकल्प को दोहराया। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अपनी स्थापना से ही देश हित को सर्वोपरि मानने वाली भाजपा देश भर में जन सेवा का प्रतीक बनी है। विरासत, विज्ञान और विकास को चरितार्थ करते हुए हर देशवासी तक न्याय और समानता सुनिश्चित करना भाजपा का संकल्प है और इस दिशा में संगठन के करोड़ों कार्यकर्ता समर्पित भाव से कार्य करते रहेंगे। और वहीं केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर कोलकाता स्थित पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दरअसल 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। स्थापना के बाद बीजेपी ने दुनिया में किसी भी राजनीतिक दल के मुकाबले बहुत ही तेजी से विकास किया है। आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय पार्टी बन गई है। तो आइए देखते हैं कि भाजपा की 45 साल की यात्रा कैसी रही है। यह खास रिपोर्ट। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 1980 के मुंबई अधिवेशन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियां वर्तमान राजनीति का वो सच है जिसको हर कोई स्वीकार कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी गवाही ये आंकड़े दे रहे हैं। 14 करोड़ से ज्यादा सदस्यों की संख्या के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है बीजेपी। बीजेपी एनडीए की 21 राज्यों में सरकार है। केंद्र में 2014 से लगातार बीजेपी एनडीए की सरकार है। लोकसभा में 240 सांसद और राज्यसभा में भाजपा के 98 सांसद हैं। विश्व के सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तप करके आगे बढ़ी है। जनसंघ से लेकर वर्तमान बीजेपी का यह सफर 72 साल का रहा है, जिसमें 45 साल का बीजेपी का सफर देखा जाए तो यह बेहद उतार चढ़ाव वाला रहा है। भाजपा ने हमेशा जन सरोकार के मुद्दों को उठाया है, जिसका असर यह हुआ है कि पार्टी को कई बार राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा। राम मंदिर, जम्मू कश्मीर, ट्रिपल तलाक, महिला आरक्षण ऐसे मुद्दे रहे जिस पर भाजपा ने जन आकांक्षा को सर्वोपरि रखा। जिस पार्टी को अटल, आडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेताओं ने खड़ा किया था, उसके लिए असंख्य कार्यकर्ताओं ने भी अपने बलिदान दिए थे। यूं ही नहीं खड़ी हुई। मुझे याद है, मैं और मेरे पिताजी दोनों इमरजेंसी के अंदर, जेल के अंदर थे और हमारी तरह लाखों लोग इमरजेंसी की विरोध करते हुए जेलों के अंदर पहुंच गए थे। सहयोगी भी जो भाजपा के जो कोर इशू हैं उसके साथ है, और जो सहयोगी हैं वो सिर्फ सहयोगी के रूप में नहीं है, बल्कि भाजपा का जो की विचारधारा है उस बात को भी, राष्ट्रवाद की विचारधारा को भी कहीं ना कहीं स्वीकारने लगे हैं। भाजपा अपने स्थापना दिवस पर देशव्यापी कार्यक्रम कर रही है, जिसमें आम कार्यकर्ताओं और जनता को जोड़ने के लिए कई सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें झंडा फहराना, संगोष्ठी, गांव चलो अभियान, स्वच्छता अभियान और बाबा साहब की जयंती प्रमुख रूप से शामिल है। वैचारिक मजबूती भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके चलते करोड़ों की संख्या में इसके कार्यकर्ता दिन रात देश सेवा में लगे रहते हैं। इसका असर यह होता है कि आज हर वर्ग के साथ यह संगठन कनेक्ट है।
भारतीय जनता पार्टी की ये यात्रा संघर्ष की वो यात्रा है जिसमें असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेताओं ने इसको संवारा है। वहीं अटल और आडवाणी जैसे नेताओं ने इस पौधे को लगाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसे वट वृक्ष का रूप दे दिया, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन आकांक्षाओं पर खरी उतर रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों का दृढ़ विश्वास फिलहाल इस पार्टी में नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सनी कालरा के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो बीजेपी की ये शानदार विकास यात्रा रही है। अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में अयोध्या जैसे भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य रामनवमी के दिन से ही शुरू कर दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में राम मंदिर की आधारशिला रखी। समर्थकों और भक्तों के जय श्री राम के उद्घोष के बीच शुभेंदु अधिकारी ने मंदिर की ये नींव रखी। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता रामनवमी शोभा यात्रा का नेतृत्व करते हुए सोनाचूरा स्थित शहीद मीनार से प्रस्तावित मंदिर स्थल पर पहुंचे। और देश भर में आज रामनवमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। चाहे मुंबई हो या वाराणसी, हर जगह रामनवमी की धूम है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, मुंबई के श्री राम मंदिर, वाराणसी के अष्टभुजा मंदिर, नागपुर के श्री पोदारेश्वर राम मंदिर और अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो देश भर में आज चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन रामनवमी का महापर्व मनाया जा रहा है। यह दिन विशेष रूप से भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन मां के नवमी सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा अर्चना भी की जाती है, जो सिद्धियों और दिव्य शक्तियों की दात्री मानी जाती हैं। भक्तगण इस दिन विशेष अनुष्ठान और पूजा करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति की कामना करते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में भी इस अवसर पर भव्य पूजा का आयोजन किया गया। कन्या पूजन और खेतरी पूजन के साथ मां की विदाई की गई। तो देखिए डीडी न्यूज़ की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की इसी पर यह रिपोर्ट। आज चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन है, यानी कि नवमी तिथि है। राम नवमी का पावन अवसर है। आज श्री राम के जन्म के साथ साथ आज मां सिद्धिदात्री का दिन है। अभी हम झंडेवालान मंदिर में हैं। सबसे पहले आपको मां के दर्शन करवा देते हो। आप सुन रहे हैं जयकारे पूरे मंदिर प्रांगण में गूंज रहे हैं। मां झंडेवाली का कितना खूबसूरत सौम्य अद्भुत दृश्य है, कितनी सुंदर लग रही है मां। दाहिने ओर मां काली और बाएं ओर मां शारदे विराजमान है। आज का दिन बेहद ही ज़रूरी होता है। जो लोग पूरे 9 दिन व्रत रहते हैं, आज उनकी वो आराधना, वो तपस्या आज पूर्ण हो जाती है। श्रद्धालु सुबह से ही झंडेवालान मंदिर में आए हुए हैं। आज पूजा पूर्ण हो रही है, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही हम गर्व महसूस कर रहे हैं माता रानी के द्वार में आकर। कैसा लग रहा है माता रानी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे पूजा हुई आपकी? हाँ, बढ़िया तरीके। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश का डर न धूप का, सर पे है छतरी राम की। आंखों में जो आंसू हैं, जो भाव आपको श्रद्धालुओं की नजरों में दिखाई दे रहे हैं, उनको शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा। जय माता की। जय माता की। अभी आपने मां माता रानी यानी कि मां झंडेवाली के दर्शन किए, जो आज मां सिद्धिदात्री के रूप में यहाँ विराजमान हैं। और चूँकि आज रामनवमी है तो भगवान राम का भी जन्म आज हुआ था और भगवान राम का दरबार बेहद ही खूबसूरत सजा है। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये दरबार भगवान श्री राम का। आज भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, रामनवमी है। कहते हैं ना, भगवान श्री राम
आपको अगर याद करना है तो हनुमान जी को याद कर लीजिए, और अगर यदि हनुमान जी से आप कुछ चाहते हैं तो भगवान श्री राम को याद कर लीजिए। यकीनन आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। खेतरी पूजन और कन्या पूजन के साथ 9 दिन का ये महापर्व यानी कि चैत्र नवरात्रि का ये महापर्व आज समाप्त हो गया है। और आपने देखा माँ ने सभी को आशीर्वाद दिया, सबने माँ का आशीर्वाद ग्रहण किया। ये 9 दिन बेहद ही भक्तिपूर्ण अद्भुत रहे सभी के लिए। प्रत्येक मंदिर में भारतवर्ष के श्रद्धालु सुबह से लेकर शाम तक माँ की आराधना करते रहे, माँ के दर्शन किए, और हमने भी आपको 9 दिन माँ के ये अद्भुत दर्शन कराए। माँ अपने धाम को आज वापस चली गई। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज के लिए झंडेवाला से। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन रेल ब्रिज का किया शुभारंभ। कहा जीवन होगा आसान, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। पीएम ने रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में किया दर्शन पूजन। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के अंतिम दिन श्रीलंका की दिया बड़ा उपहार। राष्ट्रपति दिसानायके के साथ भारत की मदद से तैयार 2 रेल परियोजनाओं का किया उद्घाटन। भाजपा का स्थापना दिवस आज पार्टी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने किया ध्वजारोहण। कहा 14 से 25 अप्रैल तक मनाएंगे संविधान गौरव दिवस। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। जम्मू कश्मीर में भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है रामनवमी। अयोध्या में रामलला का हुआ सूर्य तिलक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के पावन अवसर पर तमिलनाडु के प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पीएम ने इस अवसर पर सभी के जीवन में नई चेतना, उत्साह और समृद्धि की कामना की। साथ ही भगवान राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश भी दिया। और रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले नए पंबन रेल पुल का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर रिमोट से पंबन रेल पुल की शुरुआत की। यह पुल भारत के विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक है। इसे 700 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से बनाया गया है। इसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है। इसमें 99 स्पैन और 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जो 17 मीटर की ऊंचाई तक उठ जाता है। इससे निर्बाध ट्रेन संचालन सुनिश्चित करते हुए जहाजों की सुचारू आवाजाही की भी सुविधा मिलती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में 4 सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं 7,800 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु का इंफ्रा विकास करना भारत सरकार की प्राथमिकता है। बीते दशक में 7 गुना बजट बढ़ाया गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग शिकायतें ही करते रहते हैं। तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार की प्रायोरिटी है। बीते 1 दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट 7 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज किया गया है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं।
2014 से पहले रेल प्रोजेक्ट के लिए हर साल सिर्फ ओनली 900 करोड़ रुपीस ही मिलते थे। और आपको पता है उस समय इंडियन अलायंस के मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे, ये आपको पता है। इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत सरकार यहां के 77 रेलवे स्टेशन को मॉडर्न भी बना रही है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आड़ में तमिलनाडु में जारी सियासत पर प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से टिप्पणी की। उन्होंने पूछा कि तमिलनाडु सरकार गरीब बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए मेडिकल की पढ़ाई तमिल में क्यों नहीं शुरू करवा रही। वहीं उन्होंने कटाक्ष किया कि तमिल के कई नेता जब अपनी चिट्ठियां निवेदन के तौर पर भेजते हैं तो उसमें भी तमिल में साइन तक नहीं करते। देश भर में कई राज्यों ने मातृभाषा में डॉक्टरी की शिक्षा आरंभ की है। अब गरीब से गरीब मां का बेटा बेटी भी जिसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है वो भी डॉक्टर बन सकते हैं। मैं भी तमिलनाडु सरकार से आग्रह करूंगा कि वे तमिल भाषा में डॉक्टरी के कोर्सेज चालू करें ताकि गरीब मां के बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सके। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती हैं, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। और रामेश्वरम की पवित्र भूमि से प्रधानमंत्री ने भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, देश भाजपा सरकारों के सुशासन का अनुभव कर रहा है। आज जब रामनवमी है, रामेश्वर की पवित्र भूमि है, तब मेरे लिए कुछ भावुक पल भी है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, उसमें बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता का परिश्रम है। 3-3, 4-4 पीढ़ियां मां भारती के जय जयकार के लिए खप गई है। मेरे लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के उस विचार ने, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम ने आज हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया है। आज देश के लोग बीजेपी सरकारों की गुड गवर्नेंस देख रहे हैं, राष्ट्रहित में लिए जा रहे हैं, वो निर्णय देख रहे हैं और हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। भाजपा की स्थापना दिवस पर पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि सत्ता पाने के लिए भाजपा ने कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। हम सत्ता को पाने के लिए हमने कोई समझौता किया, विचारधारा के साथ समझौता किया या विचारधारा को डाइल्यूट किया,
ऐसा हमारी यात्रा में नहीं हुआ। ये अकेली पॉलिटिकल पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल वैचारिक अधिष्ठान पर अपने आप को अडिग रखा है और उसी पर ताकत के साथ आगे बढ़ती है। और भाजपा अध्यक्ष ने ट्रिपल तलाक बिल और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। नड्डा ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में 3 तलाक से मुक्ति मिली और उन्हें न्याय मिला। वक्फ की संपत्तियों का उपयोग अब गरीब मुसलमानों के लिए होगा। ट्रिपल तलाक, जहां एक तरफ राजीव गांधी के नेतृत्व में शाहबानू केस में वह मुस्लिम अपीजमेंट में झुक गई, घुटने टेक दिए, सुप्रीम कोर्ट बोलता रहा कि मुस्लिम बहनों को आजाद करो, हिम्मत किसी में नहीं आई, लेकिन आज लाखों बहनों को आजाद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। यह नियम से चलाओ और नियम से चलना ही पड़ेगा, इस बात को वक्फ बोर्ड ने कहा है। सारी प्रॉपर्टी और पावर और पैसा ये सारा मुस्लिम भाइयों के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उनके रोजगार पर लगेगा, इस बात की चिंता होनी चाहिए। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए जेपी नड्डा ने 14 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक संविधान गौरव दिवस मनाने की बात कही। 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है। 14 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक 10 दिन तक हम सब लोग संविधान गौरव दिवस भी मनाएंगे। भारत के संविधान के बनाने में, ड्राफ्टिंग में जो कंट्रीब्यूशन है और उनका जो वैचारिक अधिष्ठान है, जिसको लेकर के लेटर और स्पिरिट में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और किस तरीके से कांग्रेस ने संविधान के मूल आत्मा को कुठाराघात करने का प्रयास किया, इसका पर्दाफाश करने का काम भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और इस समय हम आपको सीधे लिए चलते राजस्थान के कोटपुतले, जहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम में। भारत माता की। आज रामनवमी है। गत साल ही रामलल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं। रामनवमी के दिन मेरे साथ प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएंगे। बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मंच पर उपस्थित श्री श्री बाबा बस्तीनाथ जी महाराज, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, और बाबा बस्तीनाथ जी के इस प्रयास महायाग को सफल करने के लिए आए हुए सनातन धर्म के सभी अनुयायियों को मेरा प्रणाम, राम राम। सबसे पहले मैं बाबा बालनाथ जी की स्मृति को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और ये जो महान प्रयास बाबा बस्तीनाथ जी ने यहां किया है, यज्ञ के माध्यम से लगातार 1 साल तक समाज के हर वर्ग को, सनातन धर्म में मानने वाले हर जाति को जोड़कर इस सनातन का महायाग जो किया है, मैं बाबा बस्तीनाथ जी को भी प्रणाम कर सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज चैत्र नवरात्रि भी चल रही है। आज नवमी है। मां सिद्धदात्री के पूजा के दिन ही बाबा बस्तीनाथ जी ने हम तीनों को प्रसादी के रूप में श्री यंत्र दिया है।
इसलिए भी मैं बाबा बस्तीनाथ को बहुत बहुत प्रणाम कर धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, यही भूमि पर एक वर्ष से 108 कुंडीय महामृत्युंजय महायज्ञ शुरू हुआ था। आज इसका समापन होने जा रहा है। पिछली रामनवमी से रामनवमी तक हर 5 दिन में समाज के हर हिस्से से एक जोड़ा पवित्र भाव के साथ 108 कुंडी यज्ञ पर बैठकर प्रकृति के संरक्षण के लिए, सनातन के प्रचार के लिए और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए यहां पर यज्ञ किया है। मैं बहुत कम आयु से सार्वजनिक जीवन में जुड़ा हूं। कई सारे धार्मिक कार्यक्रमों में भी गया हूं, परंतु इस प्रकार का समाज को जोड़ने वाला, व्यक्तियों को धर्ममय बनाने वाला और पर्यावरण की सेवा करने वाला प्रयास मैंने आज तक नहीं देखा। इस आश्रम में बाबा बालनाथ जी की प्रेरणा से 16 साल से लगातार यज्ञों का आयोजन बाबा बस्तीनाथ जी की प्रयास से हुआ। अनेक भक्तों ने यहां आकर व्यसनों का त्याग किया, नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा की, सामाजिक समरसता का प्रतीक बने और बाबा बालनाथ जी की समाधि को और ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने का काम किया। ये जो अखंड भूमि है, एक महासिद्ध योगी ने इसको शुरू किया और बस्तीनाथ जी आज उसको आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे यहां अनेक संतों, महापुरुषों का, ऋषियों का, मुनियों का इस देश में प्रादुर्भाव हुआ। बाबा बालनाथ जी भी ऐसे महायोगी थे जिन्होंने इसी भूमि पर जन्म लेकर देश और विदेश में 84 धुनों की स्थापना कर अपने पूरे जीवन को धर्ममय बनाने का काम। मानव योनि के 84 चक्र से मुक्ति प्राप्त कर जब उन्होंने समाधि ली, ये स्थान उनकी तप की ऊर्जा से इतना ऊर्जावान हुआ, जैसे अभी बाबा जी ने बताया, कोई बड़े भामाशाह, बड़े धनपति के दान के बगैर समाज ही यहां पर चलने वाले सारे क्रियाकलापों को आगे बढ़ाता है। यहां पर कई जीवन, इनके हताश मन को आशा मिली है, निराश लोगों को चेतना मिली है, बेसहारा को धर्म का सहारा मिला है और बेजुबान जीवों पर दया कर कई के जीवन आगे बढ़ाए। और आज बाबा बालनाथ जी के जो उपदेश है, सत्य और तपस्या में विश्वास रखो, वैराग्य और सेवा को जीवन का आधार बनाओ, प्राकृतिक जीवन जियो और पशु पक्षियों की सेवा करो। ये चारों सिद्धांतों को बाबा बस्तीनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और बाबा बस्तीनाथ जी ने भी अपने गुरु की तरह ही लोक धर्म, लोक कल्याण, सनातन धर्म, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता, इसके लिए अनेक प्रकार के प्रकल्प हाथ में लिए
और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज यहाँ आया हूं तब नाथ संप्रदाय के बारे में भी बात करना चाहता हूं। महाप्रभु आदिनाथ से लेकर 9 गुरुओं तक और उसके बाद में अनेक वो ऊर्जा के वाहकों के माध्यम से सनातन धर्म को नाथ संप्रदाय ने जहां जैसी जरूरत पड़ी इस प्रकार से शक्ति देने का काम किया है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, आकाश और वायु, ये सभी तत्वों को मिलाकर आत्मज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नाथ संप्रदाय में धुनी को माना गया है। और बाबा बालनाथ जी ने प्रगटाई हुई ये 84 धुनी समाज के अनेक लोगों के जीवन में ऊर्जा भर रही है। आज मैं यहाँ कोई भाषण करने नहीं आया था, बाबा बस्तीनाथ जी के आशीर्वाद लेने के लिए, उनको सुनने के लिए और बालनाथ जी की समाधि पर वहां से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आया था। भूपेंद्र जी का बड़ा आग्रह था कि आप एक बार जरूर आइए और आज मैं भूपेंद्र जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके आग्रह के कारण इस स्थान के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। हम सभी फिर से एक बार सनातन धर्म की जय का जयकारा लगाइए। मेरे साथ बोले, सनातन धर्म की, बाबा बालनाथ जी की, बाबा बस्तीनाथ जी की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे राजस्थान के कोटपुतली से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उन्होंने वहां पर अपना संबोधन भी दिया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी सभी को बधाई दी। हरदीप सिंह पुरी ने भारतीय जनसंघ यानी बीजेएस के संस्थापकों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत संकल्प को भाजपा का बहुत बड़ा सहयोग माना। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और आगे बढ़ेगा और इसके विकास में भाजपा की बड़ी भूमिका होगी। स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित भारत का सपना और संकल्प लिया है। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उस कार्य में बड़ी एक मेजर सपोर्ट है। सरकार है, लोगों का विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं समझता हूं इस स्थापना दिवस, जब 11 साल हमारे पार्टी के पावर में हो गए हैं, इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा और इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही बड़ा क्रूशल रोल रहेगा। आगे देखेंगे कुछ और खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में अयोध्या के राम मंदिर में आज रामनवमी के मौके पर एक खास नजारा देखने को मिला। रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे श्री राम का सूर्य तिलक किया गया। जब सूर्य की किरणें प्रभु श्री रामलला की मूर्ति के माथे पर पड़ती हैं
जिससे एक दिव्य तिलक बनता है। सूर्य तिलक के इस अद्भुत क्षण को देखने देश भर से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। श्रद्धालुओं के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। विहंगम दृश्य वास्तव में। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।